मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज और ऊर्जा संसाधन। देखो इस चैप्टर में दो हिस्से रहेंगे। वैसे तो सारा मिनरल से रिलेटेड है, लेकिन एक हिस्सा रहेगा मिनरल से रिलेटेड कि मिनरल्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, वो कहाँ कहाँ पर हमें मिलते हैं, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी यूजेज क्या, ये एक हिस्सा रहेगा। दूसरे हिस्से में आप पढ़ोगे एनर्जी रिसोर्सेज, और एनर्जी रिसोर्स भी दो प्रकार के होंगे। एक वे हैं जो ट्रेडिशनल है, एक वे हैं जो नॉन कॉन्वेंशनल है, यानी जिनको हमने कुछ वर्षों से ही यूज करना शुरू किया, यानी जिनको आप कह सकते हैं जो असमाप्य हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत। मिनरल्स, तो देखिए मिनरल्स सारे वे पदार्थ होते हैं जो हमें ज़मीन से प्राप्त होते हैं। सिंपल एक मिनरल बता देता हूँ पहले, जैसे आप साल्ट, भोजन का अभिन्न अंग है साल्ट, ये एक इम्पोर्टेंट मिनरल है। ठीक है, तो कहता है इंडिया में बहुत रिच क्वालिटी के मिनरल्स मिलते हैं। रिच क्वालिटी भी और रिच वैरायटी। रिच वैरायटी का मतलब कि ऑलमोस्ट मिनरल्स हमें भारत में मिलते हैं। सौभाग्य है हमारा कि लगभग लगभग सभी प्रकार के खनिज पदार्थ भारत में मिलते हैं। क्यों? अब आपसे कारण भी बता रहा है कि क्यों मिलते हैं। ऐसा क्या है इंडिया में कि यहाँ पर सभी प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं? तो वो है हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी जब आप इंडिया का अध्ययन करते हैं, +1 में करके आए हैं, तो आपको पता चला होगा कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है पेनिनसुला प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद बना हिमालय माउंटेन, उसके बाद बना गंगेटिक प्लेन जो आज भी डेवलप हो रहा है। तो इनकी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी जैसे जैसे ये एक बनने की प्रोसेस से गुजरे हैं, उसी के आधार पर इनमें वैरायटी के मिनरल्स मिलते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं प्रायद्वीपीय पठार पर, और उसके भी छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सब क्षेत्र में। ठीक है, आगे कह रहा बल्क ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें कीमती जो मिनरल्स हैं वो प्री पैलाजोइक एज में मिलते हैं, और वो भी खासकर मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं पेनिनसुला इंडिया। यदि आपको ये सारी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जो आपको धरती की जियोलॉजी का एज बताती हैं, अगर ये प्री पैलाजोइक एज ना भी याद रहे तो आप लिखिए कि भारत में अधिकांश मिनरल पेनिनसुला प्लेट्यू पर मिलते हैं। सिंपल सेंटेंस है, ये आसानी से आप कवर कर सकते हैं। फिर इसमें भी यदि आप बात करेंगे तो ज़्यादातर इग्नियस रॉक्स के अंदर और मेटामॉर्फिक्स रॉक्स में मिलते हैं ज़्यादा। आपको मालूम होगा रॉक्स का भी चैप्टर आपने 11th में पढ़ा था। 3 टाइप्स की रॉक्स होती है। एक होती है इग्नियस रॉक्स जो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण से बनती हैं। ठीक है, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, जब इनका इरोजन हो जाता है इग्नियस रॉक्स का मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर, तो रेत को वायु, पानी, ग्लेशियर अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाता है और उसका डिपोजिशन कर देता है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमेशा कोयला और पेट्रोलियम मिलते हैं। फिर आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब बहुत रॉक्स नीचे दब जाती हैं और उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और नीचे की जो हमारी पृथ्वी के अंदर की गर्मी है, ताप और दाब, उनके कारण से वो मेटामॉर्फिक यानी वो चेंज हो जाती है, उनका रूप बदल जाता है, लाइकली मार्बल, संगमरमर। तो ऐसी रॉक्स इनमें मिलती हैं। नेक्स्ट कह रहा है द वास्ट एलुवियल प्लेन, उत्तर भारत का मैदान जिसको आप इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं। इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया उत्तर भारत का मैदान, इसके अंदर जो नॉर्थ इंडिया में है डिवॉइड, यहाँ पर इसका मतलब है नॉर्थ, यहाँ है नहीं। क्या है? मिनरल्स इकोनॉमिक यूज। इसमें इकोनॉमिक यूज के मिनरल्स कम मिलते हैं। कभी कभी ये सेंटेंस आपसे 3 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में मिनरल्स का अभाव है, क्यों? तो आप जवाब देंगे कि नॉर्थन जो गंगेटिक प्लेन है ये भारत की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सबसे आखिर में बना हुआ भूभाग है।
और ये इरोडेड जो सिल्ट है उसके डिपोजिशन से बनता है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, इसकी ट्रिब्यूटरीज ने इसको डिपॉजिट किया है। इन जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं इसमें केवल कोयल एंड पेट्रोलियम, यही दो मिनरल्स ऐसे होते हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी वो इसी में बनेंगे। ज़्यादातर मिनरल इग्नियस रॉक्स में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में बनते हैं जो नॉर्थ गंगेटिक प्लेन में अवेलेबल नहीं है। वो मिट्टी यहाँ पर, वो रॉक्स यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर मिनरल्स का अभाव है। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो सकता है। इसी प्रकार से आगे कह रहा है मिनरल्स आपको एक चीज़ का बेस देते हैं, वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जितनी भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं उनमें से अधिकांश वे फैक्ट्रियाँ होती हैं जिनको जो रॉ मटेरियल है वो मिनरल से मिलता है। लाइकली सीमेंट बनाना है तो आपको लाइमस्टोन चाहिए, आपको आयरन बनाना है तो आपको आयरन ओर चाहिए, आपको एल्यूमिनियम बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिनको रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है, तो इसलिए ये उनको बेच देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नॉर्मली आएगा कि व्हाट डू यू मीन्स बाय मिनरल, या डिफाइन द मिनरल, मिनरल की परिभाषा दें और मिनरल्स की जर्नल फीचर्स बताएं, या भारत के अंदर मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करें। तो ये सारी बातें आप वहाँ पर लिखेंगे। अभी इसमें कुछ बातें आप आगे से लिख सकते हैं जो भी है। तो मिनरल की डेफिनेशन क्या देंगे? तो मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक हो सकता है और इनऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर एक डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक प्राकृतिक तत्व है जिसके अंदर वो जैविक, अजैविक हो सकता है और उसकी एक रासायनिक और भौतिक निश्चित संरचना होती है, उसके अंदर वही कंटेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब कह रहा देखो, ये जो ऊपर का सेंटेंस था केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इन्हीं के आधार पर ये कह रहा ना बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टी, मिनरल की केमिकल प्रॉपर्टी और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके आधार पर आप मिनरल्स को बांट सकते हैं। कैसे बांटोगे? तो उसकी है दो कैटेगरी, एक है मेटलिक और दूसरी है नॉन मेटालिक। यानी एक में मेटल होता है और ऐसे दूसरे खनिज होते हैं जिसमें कोई भी मेटल नहीं होता। ठीक है, यानी एक वे हैं जिसमें धातु होती है, दूसरे वे होते हैं जिसमें कोई भी धातु नहीं होती। ये डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लेंगे। सबसे ऊपर हो गया मिनरल, देन मेटलिक मिनरल, नॉन मेटलिक मिनरल। मेटलिक को आगे जाकर दो हिस्सों में बांट दोगे, एक फेरस, फेरस मीन्स लोह खनिज, वे खनिज जिसके अंदर लोहा होता है, जिसमें आयरन और मैग्नीज ये दो हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नॉन फेरस, जिसमें मेटल तो है, धातु तो है, बट लोहा नहीं है। कॉपर हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, ऐसे कई सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो आगे भी आएंगे चैप्टर में। इसी प्रकार से यदि नॉन मेटलिक की बात करोगे तो इसमें एक वे होते हैं जो फ्यूल मिनरल है, जिनको हम ईंधन खनिज कहते हैं। ठीक है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती, लाइकली कोल, पेट्रोलियम एंड एलपीजी, नेचुरल गैस। ठीक है, इसी प्रकार से अदर नॉन मेटलिक मिनरल्स, जिसके अंदर माइका यानी अभ्रक हो सकता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मिनरल्स नॉन मेटलिक मिनरल्स कहलाते हैं। अब ये आपने टेबल ध्यान से पढ़ लेनी है, कई बार ये आपके पेपर में आएगी। करेंगे क्या, लगभग ये सेम होगा। इसके बीच में से या तो यहाँ से इसको हटा देंगे या इसको यहाँ से हटा देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस पूरी फिगर को भर दीजिए, यहाँ पर ए या बी लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। एक अंक के क्वेश्चन में भी कभी कभी ऐसा आता है, जरूरी नहीं है कि यहीं से हटाए, इनमें से नीचे से भी कोई हटाया जा सकता है, तो इसलिए टेबल को ध्यान से देख लें। आगे हमारा चैप्टर लगभग इसी टेबल के आधार पर आगे बढ़ने वाला है। तो मेटलिक मिनरल्स ये हमने पढ़ी लिए हैं कि वे मिनरल होते हैं जिसके अंदर मेटल होता है, नॉन मेटलिक वे होते हैं जिसके अंदर कोई मेटल
नहीं होता है। इनको आगे जाकर फेरस और नॉन फेरस में हम बांट लेंगे, ठीक है। एक होते हैं फॉसियल फ्यूल्स, यानी जिनको हम मिनरल्स फ्यूल्स भी कहते हैं, जिनको हमने अभी जो ईंधन वाले खनिज हैं उसमें पढ़ा है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ठीक है। ये अब यहाँ से भी कुछ फीचर्स आप जोड़ सकते हैं मिनरल्स की क्या क्या होती है। कुछ 4-5 पॉइंट चैप्टर की शुरुआत में थे, वो एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहे थे। आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि नंबर 1, जो मिनरल होते हैं उनकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी उसकी निश्चित फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, निश्चित है। देन कह रहा है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली। कहीं पर भी धरती पे आप जाइए, मिनरल्स आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, एक स्थान पर नहीं मिलेंगे, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। लाइकली यदि आपको मैं रफ डायग्राम भी बताऊं तो भारत के अधिकांश मिनरल छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में, जो पेट्रोलियम है वो यहाँ पर है खंबात की खाड़ी में, या इधर आसाम वैली में है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ मिनरल्स हमें यहाँ साउथ इंडिया में मिलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग एरिया में, नॉर्थ इंडिया में मिनरल्स का अभाव है ड्यू टू सेडिमेंट्स या एलुवियल सॉइल, ठीक है। इसी प्रकार से आप कह रहे हैं कि मिनरल्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा संबंध होगा, रिवर्स, ठीक है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वो कम मात्रा में मिलेंगे, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी वो भरपूर मात्रा में होंगे। लाइकली सॉइल है, सैंड है, रेत है, वो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन गोल्ड है वो कहीं कहीं पर अवेलेबल है, ठीक है। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में ऐसे रहता है। इसी प्रकार से आप कह रहे हो गुड क्वालिटी के मिनरल्स लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है कंपेयर टू द लो क्वालिटी, बात ये है। इसी प्रकार से कह रहा है ऑल मिनरल आर एग्जीक्यूटेबल ओवर द टाइम। ज्यादातर मिनरल्स ऐसे हैं जो समय के साथ समाप्त हो जाने वाले हैं। यदि उनको हमने ठीक ढंग से, एफिशिएंटली ढंग से यूज नहीं किया तो वो और जल्दी खत्म हो जाएंगे। लाइकली पेट्रोल है, कोयला है, यदि हम अंधाधुंध उनका यूज करते रहे तो वो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाने, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से कहता है कि कोई भी मिनरल है उसको डेवलप होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आज लकड़ी मिट्टी में दबा दीजिए और 4 दिन के बाद आप कहें कि कोयला निकल जाएगा, नो, उसको मिलियंस ईयर चाहिए, लाखों वर्षों में जाकर लकड़ी कोयले में कन्वर्ट होती है, और वो भी एक प्रोसेस के तहत होती है, यानी उसकी स्टेजेज आएंगी। जैसे आज आप मिट्टी दब गई तो पहले वो गलेगी, सड़ेगी, फिर वो पीट कोयला बनेगी, फिर वो लिग्नाइट बनेगी, फिर वो बिटुमिन्स बनेगी, तब जाकर वो प्योर क्वालिटी का एंथ्रासाइट बनेगी। तब तक लाखों लाखों साल बीत चुके होंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। ये 5 अंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और ये 3 अंक का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कैसे? अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। सबसे पहला सेंटेंस तो आपको ये मालूम है कि इंडिया इज ए वेरी वास्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इंडिया वर्ल्ड में या अर्थ पे जो मिनरल्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इंडिया में भी अनइवनली मिलेंगे। तो इसकी आती हैं बेल्ट्स, अलग अलग बेल्ट है भारत में। तो अभी आप 3 या 4 बेल्ट पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। अभी आगे जाने से पहले आपको बता देता हूँ कि पेपर में ये 3 अंक में भी आएगा, और 3 अंक में ये ऐसे आ जाता है, एक सेट में एक बेल्ट दे दी जाएगी, दूसरे में दूसरी दे दी जाएगी, तीसरे में तीसरी बेल्ट दे दी जाएगी। बच्चे कई बार क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो एक सेट में दी गई कि आप इंडिया की नॉर्थ वेस्ट बेल्ट को एक्सप्लेन करें, नॉर्थ वेस्ट, जबकि अगले पेपर में दे दी नॉर्थ ईस्ट, अगले में दे दी साउथ की बेल्ट। अब मान लो आपके सेट में नॉर्थ वेस्ट पूछी गई और आपने एक्सप्लेन कर दिया नॉर्थ ईस्ट को, तो टीचर चेक करते समय एक ही बात लिखेगा, O/A, ओवर अटेम्प्ट।
पश्चिम भारत की रहे हैं, बच्चा पूर्वी भारत का एक्सप्लेन कर रहा है। अगले सेट में नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट पूछी थी, ईस्टर्न, विद्यार्थी ने नॉर्थ वेस्ट लिख दिया, सारा एक्सप्लेन वो कर दिया। वैसे ध्यान रखना है, जो बेल्ट जहाँ है उसमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना। चलें, तो देखिए कह रहा है भारत के अंदर जो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में जो मिनरल्स मिलते हैं, ये पहले आप जर्नल बताएंगे। जर्नल जो क्वेश्चन की पॉइंट में बेल्ट्स पे जाने से पहले जर्नल बताइए कि भारत में ज़्यादातर मिनरल्स पेनिनसुला प्लेट्यू पर मिलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में मिलते हैं, और वो भी ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स में। ये याद रह जाए तो लिख दीजिए, अदरवाइज ऊपर वाला सेंटेंस लिख के आगे बढ़ जाओ। भारत का कहता है 97% कोल रिजर्व्स, भारत के 97% कोयले के भंडार वो कहाँ है? वैलीज में है, साउथ इंडिया की। कौन सी? दामोदर वैली, सोन वैली, महानदी वैली, गोदावरी वैली। अगर ये भी ना याद रहे तो एक सिंपल सेंटेंस लिख दीजिए कि भारत के ज़्यादातर कोल भंडार वो नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला प्लेट्यू पर मिलते हैं, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार। इतना भी नहीं ध्यान रहे तो आप सिंपल लिखिए भारत में ज़्यादातर कोयले के भंडार छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, भारत के पेट्रोलियम रिजर्व्स वो लोकेटेड है सेडिमेंट्री रॉक्स में। अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि पेट्रोलियम केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही धीरे धीरे डिपोजिशन होता है। उसके अंदर अगर वेजिटेशन डिपॉजिट हो जाती है, लकड़ी डिपॉजिट हो जाती है, तो वो कोल में कन्वर्ट होती है। और कोई भी जीव, कोई भी, चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक, जिसमें इंसान भी शामिल हैं, कोई भी जीव जंतु यदि मिट्टी में दब जाएगा, उसमें मछलियां भी हो सकती हैं, तो उन सब का शरीर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। यदि दोनों में कॉमन बात करो तो चाहे कोयला है या पेट्रोलियम है या ह्यूमन बीइंग है या इस धरती पर कोई भी जीव है, सब के अंदर एक चीज कॉमन होती है, दैट इज कार्बन। जब तक वो जीवित होते हैं तब तक उसका फॉर्म दूसरा होता है, बॉडी डेड हो जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे ढंग से। शायद साइंस की भाषा में उसको C12 एंड C14 कुछ ऐसा बोलते हैं, वो आप साइंस में सीख सकते हैं। ठीक है, तो भारत में जो ज़्यादातर सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम जो है वो आसाम में मिलता है, गुजरात में और बॉम्बे हाई में। ये 3 स्थान है, आसाम वैली, गुजरात की खंबात खाड़ी और मुंबई के पश्चिम में अरेबियन सी में, वो है मुंबई आई, यहाँ पर मिलता है, जिसको ऑफशोर बोलते हैं। इसके अलावा न्यू रिजर्व मिले हैं तेल के में, उसको बोलते हैं केजी बेसिन। के फॉर कृष्णा, जी फॉर गोदावरी बेसिन। केजी बेसिन का मतलब है ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पर गोदावरी बहती है, यहाँ पर कृष्णा बहती है। ठीक है, ये गोदावरी होगी, ये कृष्णा होगी, तो ये वाला जो बेल्ट है इसको बोलते हैं केजी बेसिन। कृष्णा की घाटी, गोदावरी की घाटी, इसमें पिछले कुछ सालों से तेल के नए भंडार हमें मिले हैं। अभी थोड़े दिन पहले तेल के और भी हमें नए भंडार मिले हैं, वो मिले हैं जैसलमेर राजस्थान में, वहाँ से भी अभी हमें गैस मिल रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कह रहा है भारत के अंदर यदि आप 2 शहर देख ले, एक मैंगलोर और एक कानपुर, और उसको मिलाते हुए एक लाइन खींचते तो ज़्यादातर मिनरल हमें उससे ईस्ट में मिलते हैं। देखो क्या कहता है, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो यहाँ पर है मैंगलुरु कर्नाटका में, और यहाँ पर है यूपी में कानपुर। अगर मैं एक लाइन खींच दे ऐसे, तो ज़्यादातर मिनरल इस ईस्ट वाले पार्ट में है, यानी ये वाला जो सारी बेल्ट है इसमें ज़्यादा खनिज मिलते हैं। हालांकि दूसरी साइड भी यहाँ पर भी हैं, राजस्थान में भी हैं, थोड़े बहुत हरियाणा में भी मिलते हैं, बिल्कुल नाम मात्र के, बट कह रहा मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो वो यहाँ पर है। इसी प्रकार से कह रहा है, अब आ जाइए आपका ये जो क्वेश्चन है आगे, ये बेल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अब। तो
कहता है कि बड़े लेवल पर यदि हम बात करें तो हम पूरे भारत को मिनरल्स के आधार पर 3 बेल्ट में बांट सकते हैं। 3 बेल्ट। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन, नॉर्थ ईस्ट। इसको जब भी आप एक्सप्लेन करें तो एक छोटा सा काम जरूर करेंगे, डायग्राम साथ में बना दो। रफ डायग्राम आपने बनाना है, इतना तो आसानी से आप बना ही दोगे, इतना कर दोगे तो ये अपना इंडिया का साउदर्न पार्ट हो गया। तो इसका कह रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब यहां पर ये वाली बेल्ट हो गई, ठीक है। तो कह रहा है ये बेल्ट जो है छोटा नागपुर, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सब में, इसी एरिया में भारत के सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं, सबसे ज्यादा, सबसे रिच है ये मिनरल्स के मामले में। इसमें क्या क्या मिलता है? आयरन और, इसी में सारी स्टील इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आयरन और मिलता है, कोयला मिलता है, इसके साथ साथ यहाँ पर मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, अभ्रक, माइका होता है अभ्रक, ये सब इसी बेल्ट में मिलते हैं। गाड़ियों के शीशे देखें, गाड़ियों के शीशे वो माइका के बने होते हैं, अभ्रक के, ठीक है। और भारत में दुनिया का 60% माइका मिलता है। अभी आएगा आगे अलग से क्वेश्चन आएगा। ज्यादातर उसमें से भी झारखंड में मिलता है, वो इसी बेल्ट में, ठीक। और यहां कहता है भारत की ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो भी इसी बेल्ट में है। जैसे आपको बड़ी लेवल पे बताऊं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, वो जमशेदपुर झारखंड में। IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, वो वेस्ट बंगाल में, आसनसोल में। इसी प्रकार से बोकारो झारखंड में स्टील की फैक्ट्री है सरकारी। छत्तीसगढ़ के उसमें भिलाई में सेल की फैक्ट्री, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फैक्ट्री। उड़ीसा के राउरकेला में फैक्ट्री है लोहे की, गवर्नमेंट सेक्टर की, वो भी। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में है। तो ज़्यादातर अगर भारत में 10 लोहे इस्पात की फैक्ट्रियाँ हैं तो उसमें से 8 जो है वो इसी बेल्ट में है, नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन और कोल, मैग्नीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट प्लेट्यू। साउथ वेस्ट प्लेट्यू का मतलब है ये आपका इंडिया हो गया, तो ये वाली बेल्ट, इंडिया का साउथ, इंडिया का साउथ और उसका पश्चिमी भाग, इस बेल्ट में, इसमें कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, थोड़ा बहुत तेलंगाना कह सकते हो, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश का हिस्सा, ये सब कह सकते हो। मेनली कहिए तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का हिस्सा जैसे रत्नागिरी आदि, ठीक है। तो ये सब है। यहाँ पर कह रहा है इसमें ये बेल्ट रिच है किसमें? फेरस मेटल एंड बॉक्साइट। यहाँ पर लोहा और बॉक्साइट अधिक मिलता है। इसके साथ साथ यहां पर कह रहा हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलता है, मैग्नीज इसमें मिल जाता है। इसके अलावा लाइमस्टोन मिलता है, लाइमस्टोन चूना पत्थर। सीमेंट देखी है, हाँ, दीवार की पुताई वगैरह करते हैं, चिनाई करते हैं, तो जो सीमेंट होती है वो लाइमस्टोन से ही पीस कर बनाई जाती है, लाइमस्टोन। बाद में कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा सीमेंट का रॉ मटेरियल क्या होता है, लाइमस्टोन। या आपसे कभी कभी ये पूछेगा कि लाइमस्टोन किस चीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में काम आता है, तो आप बताओगे सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। तो ये, इसके अलावा यहाँ पर एक और मिनरल्स है, वो है यहाँ पर मिलता है तमिलनाडु के, यहाँ पर तमिलनाडु के पूर्वी कोस्ट पर। उस जगह का नाम है नेवेली। ये जो जगह लिखा है ना, ये नेवेली है, ये जगह है नेवेली। और लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट, ये क्वालिटी के हिसाब से 3rd क्वालिटी का कोयला है, ऊपर से 3rd लेवल है। सबसे टॉप होता है एंथ्रासाइट, फिर होता है बिट्यूमिन्स,
फिर होता है लिग्नाइट। नीचे से देखोगे तो लकड़ी का परिवर्तित रूप होता है पीठ कोयला, और फिर होता है लिग्नाइट। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। पूरे भारत में लिग्नाइट अगर कहीं मिलता है तो वो अकेला नेवेली तमिलनाडु में मिलता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आता ही आता है। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं ब्राउन कोल, भूरा कोयला। इसको कभी कभी ब्राउन डायमंड लिख देते हैं। एक दो साल पहले की बात है, पेपर में आया था ब्राउन डायमंड, 1 अंक का क्वेश्चन। विद्यार्थी बोले कि सर आउट ऑफ सिलेबस है। भाई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लिग्नाइट को ही बोलते हैं। नेवेली तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, रह जाएगा याद। नेक्स्ट, इसमें एक और खासियत है इस बेल्ट की। इस बेल्ट का ये वाला जो कोस्ट ना, ये वाला कोस्ट जिसको आपने पढ़ रखा है मालाबार कोस्ट, केरल में, केरल का मालाबार कोस्ट, इसको ये भी मिनरल्स में रिच है। यहां पर एक सैंड मिलती है, रेत, मिट्टी, बीच पर। वो रेत कौन सी है? वो रेत है भाई मोनोजाइट। मोनोजाइट नाम की एक रेत है केरल की कोस्ट पर, बीच पर, जो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? वहां पर थोरियम मिलता है। ये यूरेनियम का वो होता है, जो न्यूक्लियर पावर होती है ना, परमाणु ऊर्जा, उसका मूल है थोरियम। 2-3 होते हैं, थोरियम होता है, एक बोरियम होता है, वो भी यहां पर मिलता है। ठीक है, मोनोजाइट नाम की रेत है, केरल का कोस्ट है, मोनोजाइट सैंड है, उसके अंदर मिलने वाला कंटेंट है थोरियम। ठीक है, याद रखना, ये भी एमसीक्यू में कई बार आएगा। तो ये रिच है, केवल भारत में यहीं पर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर इस साउथ इंडिया की बेल्ट में बॉक्साइट मिल जाता है, और गोवा आयरन ओर में भारत में सबसे नंबर 1 पर है। भारत में हालांकि गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा। तो डिस्ट्रिक्ट पे जाने की आपको जरूरत नहीं, माइनिंग के अलग से नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल लिखिए गोवा जो है वो आयरन ओर के उसमें प्रोडक्शन में टॉप पर है। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड बेल्ट जो साउथ वेस्ट की थी। देन आता है नॉर्थ वेस्ट की बेल्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये वाली हिस्सा, इंडिया का ये वाला पार्ट, इसमें समुद्र का हिस्सा भी कुछ शामिल है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें एक तो अरावली राजस्थान, इससे आगे जाओगे तो इधर अरावली है, उससे लेकर गुजरात तक इसमें मिनरल्स मिलते हैं धारवाड़ किस्म की चट्टानों में। धारवाड़ एक टाइप्स की रॉक्स होती है जो मेजरली कर्नाटका में मिलती है। ठीक है, तो इसमें कॉपर मिलता है, जिंक मिलता है, जिंक। और राजस्थान जो है वो रिच है किस चीज में? स्टोन में, सैंड स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल। राजस्थान में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। सैंड स्टोन मतलब होता है आपका बलुआ पत्थर। आपने रेड फोर्ट देखा, कुतुब मीनार, ऐसी जितने भी आप एनिशिएंट मोनूमेंट्स देखते हैं वो ज़्यादातर सैंड स्टोन की बनी होती हैं, और भारत में ज़्यादातर सैंड स्टोन हमें मिलता है राजस्थान से। तो ये रिच है। इसी प्रकार से ग्रेनाइट, ये भी हार्ड रॉक होती है। ठीक है, इसका भी अलग अलग पर्पज में यूज होता है। जैसे आजकल आप जो बिल्डिंग्स या घर बनाते हैं उसमें भी ग्रेनाइट स्टोन लगाते हैं। इसके अलावा मार्बल, ताजमहल सुना होगा, देखा होगा, वो जिसका बना हुआ वो व्हाइट मार्बल है, संगमरमर, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। राजस्थान में एक स्थान है मकराना, वहां की खदान से निकला है। मकराना राजस्थान से निकलता है व्हाइट मार्बल सबसे ज्यादा वहां। उदयपुर, आपने राजस्थान का उदयपुर सुना होगा, झीलों की नगरी कहते हैं।
वो भी मार्बल की माइनिंग के लिए फेमस है। इसी प्रकार से जिप्सम, जिप्सम होता है राजस्थान की तो एक प्रकार की मिट्टी मान लो, लेकिन हमारी मिट्टी के लिए फर्टिलाइजर है। जो आपने पिछले चैप्टर में सैलिनिटी पढ़ी होगी कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर ओवर इरिगेशन के कारण मिट्टी सैलाइन हो जाती है, लवणीयता हो जाती है, उसको अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपने अपनी खेतों में जिप्सम डालना पड़ेगा। ये राजस्थान से मिलता है। इसी प्रकार से हल्सफर, ये कुछ डिपॉजिट होते हैं। इसके अलावा डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। गुजरात, अच्छा देखो ये आ गया आपका जो लाइमस्टोन है, ये रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, जो आपको ऑलरेडी बता दिया था। सीमेंट का रॉ मटेरियल है लाइमस्टोन और लाइमस्टोन का फाइनल प्रोडक्ट है सीमेंट। ओके, नेक्स्ट कहता है गुजरात। गुजरात नोन है पेट्रोलियम डिपॉजिट। देखो यहाँ पर क्या है, हमारा गुजरात है ऐसे करके, तो ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं खंभात खाड़ी। हाँ, खंभात खाड़ी ये फेमस है तेल के उत्पादन के लिए इस वाले एरिया में। आगे अलग से क्वेश्चन आएगा, वहां पर इसकी डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पर ब्रीफ रख लो, ठीक है। तो ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात राजस्थान दोनों के दोनों साल्ट के लिए भी फेमस हैं। गुजरात में कच्छ का रण सुना है, रन ऑफ कच्छ, उसमें नमक बहुत ज्यादा बनता है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ साल्ट लेक्स है, जैसे सांबर, डिडवाना, लूना सागर, ये सारी की सारी सॉल्ट लेक्स है जिससे साल्ट प्राप्त होता है। ज्यादातर भारत का नमक वेस्ट इंडिया से, राजस्थान गुजरात से ही आता है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि गांधी जी ने डांडी मार्च क्यों किया था? हाँ, गांधी जी ने डांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 से। 78 वॉलंटियर इनके साथ चले थे, ठीक है। और आखिर में जाते जाते देखो यहाँ गुजरात में अहमदाबाद है, वहां से लेकर यहाँ डांडी तक की इन्होंने यात्रा की थी पैदल। 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे और वहां जाकर इन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया था और अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था। अंग्रेज कहते थे कि हमारा बनाया हुआ नमक खरीदो, तो उन्होंने कहा कि जब इंडिया वाले नमक आसानी से बनाते हैं, पीढ़ियों से बनाना हमें आता है, तो हम आपका कानून क्यों माने। तो यहाँ से इनका कानून तोड़ दिया था और एक यहाँ से आंदोलन चला था, मूवमेंट चला था, जिसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। बाकी का बाद में करते हैं।